हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। जहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं अपना लेबर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिलेबस। तो जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल में हर एक वीडियोस मिल जाएंगी हर एक टॉपिक के रिलेटेड। एंड आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। तो ट्रेड यूनियन एक्ट बेसिकली होता क्या है और इसके अंदर क्या-क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो उसके बारे में थोड़ा-सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी आपको सारा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में, और इसके सारे कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चन्स बनते हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन्स बनते हैं। तो वो सब आप मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर हम जस्ट एक ओवरव्यू लेने वाले हैं इस टॉपिक का, जहाँ पर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोग डेफिनेशंस भी कवर कर लेंगे। तो एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है ये ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में। इसके ऊपर बेसिकली ना आपको सेलिएंट फीचर्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हर एक एक्ट के ऊपर जो तीनों एक्ट्स दिए गए हैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लॉ के अंदर, तो उसमें जो 3 एक्ट्स हैं, तीनों के ही आपको जो है सेलिएंट फीचर्स भी आ सकते हैं। तो उनको हम इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए भी कवर करेंगे, और आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर आया था, एंड ये एक लैंडमार्क पीस माना जाता है लेबर लेजिस्लेशन के अंदर। बेसिकली इसके अंदर हम सारे के सारे जो लॉज पढ़ने वाले हैं वो वर्कर्स के रिलेटेड होने वाले हैं, कि वर्कर्स अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से ट्रेड यूनियंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनके क्या क्या उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। फिर ट्रेड यूनियन एक बार अगर रजिस्टर हो जाएगी तो उसके बाद उनके पास क्या क्या राइट्स आएंगे, क्या क्या उनकी लाइबिलिटीज़ बनती हैं। 2 ट्रेड यूनियन या 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस मिलकर एक ट्रेड यूनियन किस तरीके से फॉर्म कर सकती है, क्या उनका प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा एक ट्रेड यूनियन जो है वो डिसॉल्व किस तरीके से हो सकती है, ख़त्म कैसे होगी एग्जिस्टेंस उसकी, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग इस पूरे एक्ट के अंदर। एंड इसके बाद हम वर्कर्स के क्या-क्या राइट्स हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी ने किस तरीके से अपना रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। तो बेसिकली उसके बारे में हम लोग ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस एक्ट को बेसिकली इनैक्ट करा गया था ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। द एक्ट एम टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर्स एंड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड कलेक्टिवली बार्गेन फॉर द बेटर वर्किंग कंडीशंस। अब यहाँ पर आपको इस वाले एक्ट के अंदर पर्टिकुलरली बार-बार एक टर्म देखने को मिलेगी, कलेक्टिवली बार्गेन। और इनके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है। हालाँकि हमारे सिलेबस के अंदर इसको डायरेक्टली मेंशन नहीं करा गया कलेक्टिव बार्गेन वाले टॉपिक को, पर इसमें बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन्स आ जाते हैं, इसपे शॉर्ट नोट आ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए आप यही समझ लीजिए, कलेक्टिव बार्गेन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जो है वर्कर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और अपने राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, जब वो एम्प्लॉयर के साथ में या फिर मैनेजमेंट के साथ में जब वो बार्गेन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेन। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव बार्गेन, यानी कि कलेक्टिवली इकट्ठे होकर सारे वर्कर्स जब बार्गेन करते हैं अपने राइट्स को मनवाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेन। और एम्प्लॉयर जो है वो बाउंडेड नहीं है कि उनको कलेक्टिव बार्गेन करना ही करना है वर्कर्स के साथ में। वो भी सिर्फ़ उन्हीं वर्कर्स के साथ कलेक्टिव बार्गेन करने के लिए बाउंडेड हैं जहाँ पर कि उन्होंने कोई ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाया हुआ है या फिर रिकॉग्नाइज़ कराया हुआ है ट्रेड यूनियन को। सॉरी, रिकॉग्नाइज़ बेसिकली करवाया हुआ है ट्रेड यूनियन को। रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन के तो दोनों में डिफरेंस है। इनको भी हम जब ये टॉपिक कवर करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन वाला, तब हम इसको डिटेल में समझ लेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली आप यही समझ लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाने से ये राइट्स नहीं मिलते बार्गेन करने के, लेकिन सिर्फ जब रिकॉग्नाइज़ हो जाती है ट्रेड यूनियंस, जब एम्प्लॉयर को भी लगता है कि ट्रेड यूनियंस की बात माननी चाहिए, तो इन दैट केस ही वो कलेक्टिव बार्गेन वहाँ पे वैलिड हो सकता है। ठीक है? तो बेसिकली ये एक्ट उस टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पर भी एक बार लाया गया था, तो तब से ये जो एक्ट है बेसिकली हम कह सकते हैं कि चलता आ रहा है। एंड कलेक्टिव बार्गेन क्यों करते हैं? फॉर द बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए, वेजेस के लिए या फिर वर्कर्स के वेलफेयर को एनहांस करने के लिए। Now, the Trade Union Act of 1926 formally recognized the trade unions as legitimate bodies. Basically, Trade Union Act का काम क्या है? ये ट्रेड यूनियंस जो इस्टेब्लिश करी गई हैं, यूनियंस जो इस्टेब्लिश करी गई हैं, बेसिकली वर्कर्स की एक ग्रुप फॉर्म करा गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जो उसको एक लीगल एंटिटी बनाना, उसको एक लेजिटिमेट बॉडी बनाना, उसको रिकॉग्नाइज करना कि ये लीगली वैलिड है। तो वो काम बेसिकली किसका होता है? ट्रेड यूनियन एक्ट का होता है। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर कराया जा सकता है। नाउ द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 एक्ट नंबर 16 ऑफ द
1926 इज एन इम्पॉर्टेंट लॉ इन इंडिया। तो ये क्योंकि कॉलोनियल टाइम से है तब की बात यहाँ पर हो रही है। अब थोड़ा सा इसका जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं तो सॉरी, देखिए इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हम समझें, यहाँ पे देखिए, yes, industrialization in the late 19th and early 20th century created harsh working conditions for the Indian laborers। क्योंकि देखो उस टाइम पर किस तरीके से था 19th और 20th सेंचुरी के एंडिंग वाले टाइम पीरियड में, कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके थे लेबरर्स को। आपको ऑलरेडी अपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में भी और अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस तरीके से लेबरर्स यहाँ वर्कर्स से काम करवाते थे ब्रिटिशर्स, और यहाँ से उनको वेजेस भी कम मिलती थी, वर्किंग कंडीशन भी बहुत बेकार होती थी और बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करा जाता था। और अगर मान लो थोड़ा बहुत वो काम करना भी चाहते हैं तो इन दैट केस उन पर डेट ही बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था डेट डेट के ऊपर। तो इस तरीके से मतलब कहने का ये है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के टाइम पे जो वर्कर्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेकार थी, बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा था। और इन्हीं कंडीशंस के जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब इंडिया को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल जाती है, तो उस टाइम पर इन लेबर लॉज़ को रिफ़ॉर्म करा जाता है और एक नए लॉज़ लाए जाते हैं जो कि बेटरमेंट के लिए होते हैं वर्कर्स की कंडीशन के। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जिस टाइम पर हो रहा था 19th और अर्लियर 20th सेंचुरी के टाइम पे, तो वर्कर्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ख़राब थी। अर्ली वर्कर्स एसोसिएशंस लाइक द बॉम्बे मिल्हार्ड एसोसिएशन 1890 emerged but lacked the legal recognition। तो यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ये अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं कहीं पे, आप मेंशन करेंगे तो मतलब काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम के ऊपर, कि फर्स्ट टाइम जो ट्रेड यूनियन बनाई गई थी, वर्कर्स की एसोसिएशन बनाई गई थी, उसका नाम था बॉम्बे मिलार्ड एसोसिएशन, और ये 1890 के अंदर बनाई गई थी। बट इट लैक्ड द लीगल रिकॉग्निशन, बट इसको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करा गया था उस टाइम पे। सो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ वर ऑफन ट्रीटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि उस टाइम पे ये नया नया कॉन्सेप्ट आया था कि यूनियंस फॉर्म करने का, एसोसिएशंस फॉर्म करने का, तो इनको किस तरीके से देखा जाता था, इनको ट्रीट करा जाता था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जैसे, कि जैसे कि ये लोग एक क्रिमिनल माइंड लेकर गिल्टी है ये सारे जने, और ये बेसिकली अपनी बातें मनवाने के लिए क्रिमिनल एक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक क्राइम के तरीके से देखा जाता था ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ को, लाइक सेक्शन 120B ऑफ द IPC। Now, to address these issues, the Trade Union Act was enacted in 1926, giving the unions the legal status and the immunity from the lawful actions। तो बेसिकली फिर उसके बाद इन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट लाया जाता है, जिसके अंदर कि उनको एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करा जाता है और वो अपने एक्शंस को लॉफुल तरीके से कंडक्ट कर सकें। उनको इसलिए एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है कि उनके एक्ट्स कौन से एक्ट्स हैं उनके, जिनको कि लीगली रिकॉग्नाइज करा जाता है, और कौन से एक्ट्स हैं जो कि वो स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट। ठीक है, उनको स्टिल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंसीडर करा जा सकता है। तो उसके बारे में बेसिकली ये सारा ट्रेड यूनियन एक्ट बताता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। नाउ फर्स्ट इसका पर्पस क्या है, क्यों इस एक्ट को लाया जाता है, तो लीगली रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रेड यूनियंस को और वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू ऑर्गेनाइज। सेकंड आता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए बेसिकली, कि किस तरीके से ट्रेड यूनियन फंक्शन करेगी, कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, वो सब सारा प्रोसीजर बेसिकली इस एक्ट के अंदर डिफाइन करा गया है। देन टू प्रोवाइड यूनियंस विद द इम्यूनिटी फॉर द लॉफुल ट्रेड डिस्प्यूट एक्टिविटीज़। सो ट्रेड डिस्प्यूट एक्टिविटीज़ जो हैं वो लॉफुल तरीके से हों, इसके अगेंस्ट में उनको इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई इलीगल एक्शंस ना लिए जाए उनकी एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में। देन टू प्रमोट द ऑर्डरली एंड पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो पीसफुल तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में पीसफुल रिलेशंस बने रहें और एक ऑर्डर मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। उस वजह से इस एक्ट को बेसिकली लाया गया, ताकि क्या हो सके कि अपने वर्कर्स पे अपनी बात रख सके और एम्प्लॉयर्स भी उनकी बात को समझ सकें आराम से। तो इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू। तो यही सारे इसके पर्पसेस के अंदर आप लिख देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स, या फिर आप कह सकते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। तो जिसके अंदर फर्स्ट इसका सेलिएंट फीचर या फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या आता है, टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू द ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियंस जितने भी हैं हमारे पास, इन सबको लीगली रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको एक लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए, इनको वैलिड बनाने के लिए, इनके एक्शंस को लॉफुल बनाने के लिए बेसिकली इस एक्ट को लाया जाता है। इस एक्ट में बताया गया है कि किस तरीके से इनको रिकॉग्नाइज करा जाएगा। सो बिफोर द एक्ट द ट्रेड यूनियन हैड नो लीगल स्टेटस and their activities were treated as illegal combinations, and the act aimed to lawfully recognize the trade unions are the lawful bodies। तो इस एक्ट का एम क्या है कि एक फॉर्मल तरीके से रिकॉग्नाइज करना ट्रेड यूनियंस को एज द लॉफुल बॉडीज। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट
द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस, कि किस तरीके से ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करा जाएगा, कितने इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्या इनका प्रोसीजर रहेगा रजिस्ट्रेशन का, तो वो सारा कुछ कहाँ बताया गया है, इस ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर बताया गया है. So the act lays down the clear rules for the minimum number of members, submission of the constitution and rules, requirements for the office bearers. Then third इसके अंदर आता है to ensure proper governance and functioning of the union, कि ये इंश्योर करना कि किस तरीके से यूनियन अपने फंक्शंस को कंडक्ट करेगी, कैसे वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेगी, कैसे वो अपनी एक्टिविटीज़ को लॉफुल बना सकती है, इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर डिस्क्राइब करा गया है. और अगर कोई भी अगर एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं जो इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर नहीं दिया गया, तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, यानी कि वॉइड हो जाएगा. सो बेसिकली द एक्ट रिक्वायर्स द यूनियंस टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स. तो एक्ट के अंदर बेसिकली डिफाइन करा गया है कि उनको किस तरीके से अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, अकाउंट बुक्स मेंटेन करनी है, क्योंकि इनके पास थोड़ी बहुत फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं, अपने फाइनेंसिस को मेंटेन करने की पावर्स भी होती हैं ट्रेड यूनियंस के पास. तो इस वजह से इनको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, और एनुअल एडल्ट्स कितने इनके ट्रेड यूनियन के अंदर हैं, तो वो सारा डेटा जो है इनको एक जगह पर अपना रिकॉर्ड रखना है. फिर इस पर आता है फोर्थ, दैट इज टू प्रोवाइड इम्यूनिटीज टू द ट्रेड यूनियंस इन द ट्रेड डिस्प्यूट. तो बेसिकली कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट होता है वर्कर्स का एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट में, अगर वो लॉफुल तरीके से सिर्फ अपनी राइट्स को मांगने के लिए, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पे हम राइट्स को डिस्क्राइब करेंगे अच्छी तरीके से कि कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं वर्कर्स के पास. तो बेसिकली अगर वो अपने राइट्स के लिए ही डिमांड्स कर रहे हैं और उसके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो रहा है एम्प्लॉयर के और वर्कर्स के बीच में, तो उस वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ना मान ली जाए, इसके लिए उनको इम्यूनिटीज प्रोवाइड करी गई हैं. सो वन की ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रांट द यूनियंस लिमिटेड इम्यूनिटी. तो बेसिकली इनको सिविल सूट्स के लिए भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज के लिए भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है. Civil suits that are related to the inducement to the breach of employment contract या फिर certain criminal conspiracies during the lawful strikes, तो उसके अगेंस्ट में इनको इम्यूनिटीज प्रोवाइड करेंगे. जब हम डिटेल में इसका इम्यूनिटीज वाला टॉपिक भी करेंगे जहाँ पे हम राइट्स, लायबिलिटीज और इम्यूनिटीज को डिस्कस करेंगे, वहाँ हम इसको थोड़ा और इलाबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. तो वर्कर्स को बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन से भी प्रोटेक्ट करना, कि वर्कर्स के राइट्स कहीं वो एम्प्लॉयर दबा ना ले, उनके प्रॉपर वर्किंग आवर्स हों, उनको वेलफेयर इंश्योर हो रहा हो, अच्छे उनके वर्किंग कंडीशंस हों. तो बेसिकली उनके जो है वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी भी तरीके से, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूनियंस बेसिकली फॉर्म करी गई हैं ताकि वो अपनी आवाज़ को उठा सकें, अपनी राइट्स को आगे रख सकें. So, by enabling them to unite and present a collective voice, the act helps the workers defend themselves against the low wages के against या unfair dismissal के against या फिर unsafe working conditions के against. तो इनके against उनकी आवाज़ को कहीं दबाया ना जा सके, अपनी आवाज़ को collectively present कर सकें और अपने rights को defend कर सकें, अपने exploitation से खुद को defend कर सकें, तो उसलिए जो trade unions हैं उनको establish करा जाता है. Now, sixth point is to establish clear legal guidelines for the employer. तो ताकि ये भी इस्टेब्लिश किया जा सके कि एम्प्लॉयर को क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है. एम्प्लॉयर का काम क्या है कि वर्कर से काम करवाना. अब वो काम प्यार से करवा ले या फिर मार के करवा ले. अगर मार के करवाएगा तो काम तो वो कर देंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी, एफिशिएंसी उतनी इंश्योर नहीं हो पाएगी. तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस दिए गए हैं कि एम्प्लॉयर ने वर्कर से काम करवाना है तो किन कंडीशंस में करवाना है, किन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करवाना है. तो ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करी गई हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर. So basically, to establish the clear guidelines for the employer-union relations, the Act provides a framework that defines the rights of the union. कि union के पास क्या-क्या rights हैं, union की duties क्या हैं, and acceptable industrial actions कौन-कौन से रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें establish करी गई हैं. Now let's move on towards, इसके साथ ही हमारे जो objectives हैं वो complete हो जाते हैं. अब आगे बढ़ते हैं इसके functioning के ऊपर कि ट्रेड यूनियन जो इसके functions क्या-क्या perform करेगी. तो देखो सबसे पहला तो इसमें आता है protecting the workers' interest. कि वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात करें, क्योंकि ट्रेड यूनियंस जो है वर्कर्स के थ्रू ही इसको इस्टेब्लिश करा जाएगा, वर्कर्स ही इसमें बनाएंगे. और ट्रेड यूनियंस जो हैं इनका बेसिकली मेन फंक्शन क्या है कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब उनकी बात करना, उनके हक की बात करना. तो ये उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है. इट सेफगार्ड्स द वर्कर्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना करे उनके साथ. एंड इंश्योर द फेयर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, ताकि उनको अच्छे वेजेस मिल सकें, अच्छी जॉब सिक्योरिटी मिल सके और वर्किंग कंडीशंस भी उनको बढ़िया से मिल सके. सेकंड इसमें आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो काम है वो भी किसका है, ट्रेड यूनियंस का ही है. ट्रेड यूनियन से कलेक्टिवली बार्गेन करेंगे, अपने राइट्स को आगे रखेंगे एम्प्लॉयर के सामने. एंड लाइक फॉर एग्जांपल नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर्स
ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स रिगार्डिंग द वेजेस, वर्किंग आवर्स, लीव्स, बोनस एंड बेनिफिट्स के रिलेटेड। थर्ड इसमें आता है प्रोवाइडिंग द लीगल असिस्टेंस। तो बेसिकली ट्रेड यूनियन का काम क्या है कि लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने वर्कर्स को। अगर उनको लगता है कि अपनी यूनियन फॉर्म करी है उन्होंने, तो एक अपना ही पास एक 2 फंड्स बेसिकली इनके पास होते हैं, जनरल फंड और पॉलिटिकल फंड। तो जनरल फंड से अपने जो भी वर्कर्स हैं उनके यूनियन की सैलरीज वगैरह होगी, अलाउंसेस होगी, वो सब निकालेंगे। और पॉलिटिकल फंड जो है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड यूनियन का एक प्रधान टाइप भी कह सकते हो या फिर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव्स भी इलेक्ट करे जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग एक पॉलिटिकल फंड इस्टेब्लिश करा जा सकता है। लेकिन उसमें हर एक वर्कर को थोड़े बहुत पैसे देना वो मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन जनरल फंड में मैंडेटरी आप कर सकते हैं। बट स्टिल वहाँ पे भी आप इंक्लूजन्स कर सकते हैं थोड़े बहुत। तो उसको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे ना आगे वाले आने वाले वीडियोस के अंदर, तब हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से प्रोवाइडिंग द लीगल असिस्टेंस, तो लीगल असिस्टेंस भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं अपने वर्कर्स को। सॉरी, मैंने फाइनेंशियल स्टाफ एक्सप्लेन कर दिया, तो वो भी आप इस तरीके से मतलब लगा सकते हैं। तो लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने का जो ड्यूटी है दैट इज़ ऑफ द ट्रेड यूनियंस। इट असिस्ट द वर्कर्स इन लीगल मैटर्स सच एज डिस्प्यूट हो गया है कोई वर्कर्स के बीच में, या फिर कोई रॉन्गफुल डिसमिसल कर दिया किसी वर्कर को, बिना किसी वजह के निकाल दिया है, उसका रॉन्गफुल तरीके से डिसमिस कर दिया है। और वायलेशन ऑफ द लेबर लॉज, या फिर लेबर लॉज कहीं ना कहीं अगर एम्प्लॉयर ने कोई वायलेट कर दी है, तो उसके अगेंस्ट में ही अपने आप को अपने एक लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं अपने वर्कर्स को। देन प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, तो वेलफेयर वर्कर्स का प्रमोट करना ये भी ट्रेड यूनियंस का ही काम है। लाइक प्रोवाइडिंग द सपोर्ट सर्विस लाइक एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, हेल्थ केयर असिस्टेंस हो गए, या कोई हाउसिंग स्कीम है, फाइनेंशियल हेल्प जैसे मैंने आपको बताया, तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेंबर्स के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए। बेसिकली इस तरीके से अपने आप में खुद से यूनियंस बना के अपना एक टाइप का ये छोटा सा एक कह सकते हो कि ग्रुप बना लेंगे जो कि सेल्फ सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। देन फिफ्थ इसमें पॉइंट आता है मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। सो इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करके रखना ये भी इन्हीं की ड्यूटी है, इन्हीं का फंक्शन एक परफॉर्म करते हैं ट्रेड यूनियंस। जब हम ट्रेड यूनियंस को स्टैब्लिश कर लेंगे तो एम्प्लॉयर्स भी वर्कर्स की बात को समझेंगे, वर्कर्स भी अपने एम्प्लॉयर तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में एक पीस मेंटेन रहेगा। So prevent the unnecessary strikes or lockouts through the negotiation, and it helps to maintain harmony and reduce the industrial conflicts. Then sixth is social and community functions. तो वही चीज़ें आ गई कि social activities perform कर सकते हैं और community के related भी functions perform कर सकते हैं। Now to promote social justice and equality, engage in the social causes like anti-child labor programs और community welfare programs। तो ऐसे programs वगैरह ये run कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और सेलिएंट फीचर्स वाला, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट इसी में हम आगे थोड़ा-सा और डिस्कस कर लेंगे। इसकी कुछ जो है डेफिनेशंस हैं, उनको कवर कर लेते हैं। बहुत ही ईज़ी सी डेफिनेशंस हैं इसमें, बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे जो भी काम करने वाले हैं, जो भी एग्जीक्यूट करेंगे इन लॉज़ को, ठीक है? तो वो बेसिकली कौन होंगे? दीज़ आर द एग्जीक्यूटिव मीन्स द बॉडी ऑफ द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन टू व्हॉम द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स टू इंटरेस्टेड। सो बेसिकली इज इंटरेस्टेड साइड। सो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि जहाँ पे सारे ऑफिस बेयरर्स हैं जो कि ट्रेड यूनियन के जो भी मैनेजमेंट है इसकी, उसको पॉसिबल कर पाएंगे। बेसिकली उसके सारे अफेयर्स को देखेंगे, उसके सारे फंक्शंस को मैनेज करेंगे। तो ये सारा काम किसको दिया गया? ऑफिस बेयरर्स को दिया गया है, और कलेक्टिवली इनको क्या बोला जाएगा? एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा। एंड इसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर। नेक्स्ट इज ऑफिस बेयरर। क्या होता है? तो ऑफिस बेयरर के अंदर सारे के सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं जो भी एग्जीक्यूटिव के रहेंगे, लेकिन इसमें ऑडिटर को इंक्लूड नहीं करा गया है। ऑडिटर को छोड़कर बाकी जितने भी एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं सभी ऑफिस बेयरर के अंदर काउंट होंगे। एंड दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज बी। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्प्यूट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात करने वाले हैं कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि जो भी कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है बेसिकली, जो कि एम्प्लॉयर के बीच में है, वर्कमैन के बीच में है, या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में है, या फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में है। और इनमें कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है इन 3 कैटेगरीज़ में से किसी में भी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रेड डिस्प्यूट कह सकते हैं। एंड प्रोबेबली ये जो है कनेक्टेड रहना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के साथ। कोई एम्प्लॉयमेंट का डिस्प्यूट है, कोई नॉन एम्प्लॉयमेंट का डिस्प्यूट है, या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स को लेकर कोई डिस्प्यूट है, या फिर लेबर की कंडीशंस को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो ये सारे ही रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है, इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड कनेक्टेड है, तो उस डिस्प्यूट को हम क्या कह सकते हैं कि वो ट्रेड डिस्प्यूट है, यानी कि ट्रेड के साथ बेसिकली रिलेटेड है। और एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है।
नेक्स्ट अपने 4 डेफिनेशन आते हैं ट्रेड यूनियन क्या होती है, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ रहे हैं तो ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे डिफाइन करा गया सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर, a trade union means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily to regulate the relations between the workman and the employer, workman and the workman, employer and the employers, or to impose restrictive conditions on the conduct of the trade or बिजनेस। तो बेसिकली ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है कि ट्रेड यूनियन एक कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी एक यूनियन हो सकती है जिसको कि टेम्परेली फॉर्म करा जा सकता है, परमानेंटली भी फॉर्म करा जा सकता है। और इसको फॉर्म क्यों करा जाएगा, ताकि एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में रिलेशंस अच्छे बने रहें, या फिर वर्कमैन के बीच में रिलेशंस अच्छे बने रहें, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशंस जो है वो अच्छे बने रहें। इसके अलावा ये कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस भी इम्पोज कर सकते हैं ट्रेड के रिलेटेड या बिजनेस एक्टिविटीज़ के रिलेटेड। तो उनके कंडक्ट के रिलेटेड ये कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस भी इम्पोज कर सकते हैं। देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस। तो बेसिकली इसमें ये भी इंक्लूड करा जा सकता है ट्रेड यूनियन के अंदर कि कोई भी अगर और फेडरेशंस हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस मिलकर, तो वो भी फॉर्म कर सकते हैं, तो उसको भी हम एक ट्रेड यूनियन कह सकते हैं। फिफ्थ इसमें पॉइंट आता है अपना रजिस्ट्रार के रिलेटेड। तो रजिस्ट्रार बेसिकली कौन होगा, वो पर्सन होगा जो कि रजिस्ट्रेशन करेगा ट्रेड यूनियंस का, उसको रजिस्ट्रार कहा जाता है। और रजिस्ट्रार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल लेवल के लिए कोई ट्रेड यूनियन फॉर्म करी जा रही है तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और अगर स्टेट में कोई ट्रेड यूनियन फॉर्म करी जा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से डिसाइड करा जाएगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है। एंड बेसिकली रजिस्ट्रार के अंदर ही एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार्स जो हैं इनको भी अपॉइंट करा जा सकता है रजिस्ट्रार को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ट्रेड यूनियंस के द्वारा। तो उसको हम कहेंगे रजिस्ट्रार, जिसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 क्लॉज एफ के अंदर। लास्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है वर्कमैन की। सो वर्कमैन कौन होता है, तो इसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस डेफिनेशन को। फैक्ट्रीज एक्ट जब हमने कवर करा था तो वहाँ पर भी हमने वर्कमैन की डेफिनेशन को पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको किसी ट्रेड में या फिर किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करा जा रहा है, भले ही एम्प्लॉयमेंट के बारे में एम्प्लॉयर को पता है नहीं पता, और उसको कोई रीएम्बर्समेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एंड इट इंक्लूड्स डिसमिस्ड, डिस्चार्ज्ड और रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ इफ़ द डिस्प्यूट इज़ रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो पर्सन कौन है, एक वर्कमैन है। एंड दिस इज़ डिफाइंड एट सेक्शन 2 क्लॉज आई के अंदर। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है। तो वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और सर्च बार में जाके वहाँ पे आपको जो भी टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए उसको सिंपली सर्च करिए, और उसके साथ एसएस नोट्स लिख देंगे तो जो नोट्स मैंने अपने एग्जाम टाइम में पढ़े थे तो वही नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नोट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, लाइक फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं, और अगर आपके जूनियर्स हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस के बारे में। सो होप टू सी यू देयर, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।